श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है राहु, जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। वो 8 जुलाई से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र है, उसमें आ रहे हैं और ये यहाँ पर रहेंगे 15 फरवरी 2025 तक। तो काफ़ी लंबा पीरियड है। शनि के नक्षत्र में राहु का होना ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में कुछ और बात थी। राहु वहाँ काफ़ी अपनी मनमानी करता था, लेकिन शनि के नक्षत्र में कुछ रियल चीज़ें सामने आएंगी, कुछ वास्तविकता से आपका सामना होगा। और इसमें कई अच्छी चीज़ें भी हैं, कई खराब भी हैं। वैसे देखा जाए तो राहु जो है वो आपकी एम्बिशंस को पूरा करता है और आपकी जो आप करना डिज़ायर्स हैं उन सब को पूरा करता है। साथ में इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं कि भ्रमित भी करता है, तामसिक की ओर भी ले जाता है। प्रवृत्ति जो है वो तामसिक हो जाती है। ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस ये कुछ नहीं मानता, ये अपने ही रास्ते चलता है। तो इस वजह से इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण ये जो चेंज है, मीन राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से ये चलते हुए पीछे की तरफ आ रहा है और ये आएगा 3 डिग्री 20 तक, जो कि इसका रेंज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का। तो इसमें अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ ही में इससे मतलब वैसे तो देखा जाए तो सभी 12 राशियों पर कुछ अलग अलग तरीके के प्रभाव देगा, लेकिन फिर भी कईयों को अच्छे हैं, कईयों के लिए कुछ खराब भी हो सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। प्लस अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपको उससे ज़रूर उत्तर दूंगा। और चलिए शुरू करते हैं। 8 जुलाई से राहु जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं। अब मेष राशि की सबसे पहले बात करेंगे तो मेष राशि के लिए 12वां घर है। 12वां घर व्यय का होता है। आपके स्पिरिचुअलिटी का भी है, मोक्ष का भी है, हॉस्पिटल भी है, बेडरूम भी है, खर्चे का भी है। तो मतलब व्यय तो वही चीज़ हो गई। तो यहाँ पर राहु क्या करेगा अगर शनि के नक्षत्र में है? एक तो ये कि शनि इटसेल्फ जैसे है आपके खर्चों को नियंत्रण करते हैं, तो राहु का भी वही प्रभाव रहेगा, आपके खर्चों का नियंत्रण करेंगे। दूसरा, आपके जो मोक्ष का है उसका कारक बनेगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा। और जैसे सॉलिट्यूड का भी कहते हैं, तो शनि वैसे भी सॉलिट्यूड के कारक हैं, तो थोड़ा सा आप अलग रहना पसंद करेंगे। इन सब चीज़ों से आपको निपटना होगा। आप अपनी सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से आप देखिए और इनसे आप उसी तरीके से डील करिए। बाकी इतना ज़रूर है कि आपके जो खर्चे हैं उस पर कंट्रोल होगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी, क्योंकि शनि के नक्षत्र में है, तो इन्वेस्टमेंट अच्छी कराएगा आपकी, जो भी पैसा अगर जहाँ लगाना चाहते हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए ये राहु का गोचर जो है 11वें घर में है, लाभ स्थान में है। शनि, वैसे भी शनि देव जो है वृषभ राशि के लिए एक योग कारक ग्रह हैं, तो योग कारक ग्रह होने के कारण ये आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे। तो आपके हो सकता है नए नए स्रोत मिले लाभ के, तो इसमें आपको बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। नए कॉन्टैक्ट बन सकते हैं, नेटवर्किंग आपकी बढ़ सकती है, जिससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। तो वृषभ राशि के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी शनि देव जो है कालपुरुष कुंडली के भी जो है 11वें घर के स्वामी हैं, तो आपको ओवरऑल यहाँ पर फ़ायदा ही देंगे। इसके अलावा अब बात करेंगे
मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शनि देव जो है वो राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में 10वें घर में होंगे। 10वां घर काम का क्षेत्र है और यहाँ पर क्योंकि कोई बदलाव आ सकता है, कोई चेंज आ सकता है, काम करने के स्टाइल चेंज हो सकते हैं, तो आपको उसके साथ तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। जो भी चेंज आता है उसे एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। नए नए तरीके हो सकता है ढूंढने पड़ें, काम को किस तरीके से अच्छी तरीके से करना है, ये सब आपको सामने कुछ सिचुएशंस आएंगी जो आपको देखनी होंगी और उस तरीके से ही आपको चलना होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि देखा जाए तो शनि देव जो है मिथुन राशि के लिए 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। अब मूल त्रिकोण राशि इनकी 9वें भाव में पड़ती है शनि देव की, तो ज़्यादातर परिणाम तो 9वें भाव के ही देंगे, भाग्य स्थान के ही देंगे, लेकिन साथ ही में 8वें घर के भी स्वामी हैं, तो इस वजह से ये चेंज भी कोई बहुत बड़ा ला सकते हैं। तो सतर्क रहिए अपने काम का के क्षेत्र में, और जो भी चेंज आता है उसे पॉजिटिव लेके उसको आगे बढ़िए। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए शनि देव जो है वो है 7वें और 8वें घर के स्वामी, और राहु आ रहे हैं शनि के नक्षत्र में 9वें भाव में। तो 9वां भाव बेसिकली धर्म का है। राहु धर्म से बिल्कुल भी उसमें अपनी जो ट्रेडिशंस हैं धार्मिक बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मानते जो आप कहें कि धर्म के हिसाब से ऐसा करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे जातक को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए उनसे ये करवाने के लिए, वो अपने ही ढंग से चलते हैं। उसके अलावा आप ध्यान रखिए पिता के साथ संबंध जो हैं वो ठीक रहें, उनके साथ कोई परेशानी ना आए, वाद विवाद वगैरह ना हो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में अगर कोई लंबी यात्राएं होती हैं तो उसे भी आप पॉजिटिवली ही लेके चलिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कर्क राशि वालों के लिए खासकर, क्योंकि शनि देव 8वें घर में भी चल रहे हैं, ढैया भी है आपकी, तो कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां भी चल रही हैं आपकी, क्योंकि शनि देव अभी वक्री भी हो रहे हैं। 8वें घर में वक्री होने का मतलब ये है कि कुछ पास से भी जोड़ते हैं ये आपके, तो राहु पर भी वैसा ही प्रभाव आएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए राहु जो है 8वें घर में बैठे हैं। अब देखा जाए तो राहु जो है नवांश में वृश्चिक राशि में जाते हैं। वृश्चिक राशि भी कालपुरुष कुंडली की 8वीं राशि है, और यहाँ पर आप ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी या ऐसे किसी चीज़ में हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ी खोज कर सकते हैं। कोई नया नज़रिया आपको मिल सकता है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी सहायता मिल सकती है। रिसर्च में है, एजुकेशन में पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। तो इस तरीके के परिणाम आपको दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का आप ज़रूर ध्यान रखिए यहाँ पर उसके मामले में, क्योंकि ये सडन कुछ ऐसे परिणाम दे सकते हैं कि इसमें नुकसान भी हो सकता है और आपको अचानक फ़ायदे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये 8वें घर की प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि जो अचानक रिजल्ट देने की होती है। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रख के चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि में राहु जो है 7वें भाव में होंगे और शनि के नक्षत्र में आएंगे, तो शनि जो है कन्या राशि के लिए 5वें और 6ठे घर के स्वामी हैं। तो मूल त्रिकोण राशि 6ठे घर में पड़ती है। 6ठा घर वाद विवाद का भी कारण बनता है, तो पार्टनरशिप में आपके वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। नई पार्टनरशिप में ना एंटर हो, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि भी वक्री है और राहु भी वक्री है, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं रहेगी पार्टनरशिप। तो नई पार्टनरशिप में ना भरिए, जो अभी चल रही है उसी में आप उसको समन्वय बनाते हुए चलें, वाद विवाद ना करें और अपने जो डिफरेंसेस हैं उसके प्रेम पूर्वक बैठ के उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। घर में भी जो है आप पति पत्नी के रिश्ते हैं उनमें भी कोई ना कोई टकराव आ सकता है, उसको भी बड़े प्रेम पूर्वक आपको निपटना पड़ेगा। अब बात करेंगे तुला राशि के लिए। तो तुला राशि के लिए ये जो है राहु 6ठे घर में आ रहे हैं
और छठे घर में शनि के नक्षत्र में होना, वैसे तो छठे घर में राहु बहुत ही पावरफुल होते हैं, आपको रोग रिपू ऋण से बचाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि के नक्षत्र में है, शनि वक्री है, तो आपको इन सब चीज़ों से सतर्क भी रहना पड़ेगा। अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है तो उसमें प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराएं। शत्रु अगर आपको दिखता है कि आपके शत्रु काफ़ी हैं, तो उन पर भी आपको निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं और राहु के उनके नक्षत्र में है, तो आपको कुछ इस तरीके के परिणाम मिल सकते हैं, तो आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये देखना पड़ता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए राहु जो है पंचम भाव में होंगे, शनि के नक्षत्र में होंगे। पंचम भाव किसका है? एजुकेशन का है, क्रिएटिविटी का है, और आपके अचानक शेयर मार्केट से लाभ का है। आपके कुछ प्रेम संबंध भी यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो आपकी सोसाइटी से बाहर के हों, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और शनि क्योंकि वक्री है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप किसी प्रेम संबंध में पड़ते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, और तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन में है उनको फोकस अधिक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फोकस हटता है राहु जब पंचम घर में होते हैं, तो वहाँ पर फोकस बढ़ा के चलेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप कोई क्रिएटिव काम में हैं तो हो सकता है कोई आप नई चीज़ पैदा कर सकें, कोई नई चीज़ दे सकें, क्योंकि राहु के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ बहुत होती हैं जो आपको इस तरीके के परिणाम देने में पूरे सक्षम होते हैं। तो ये सब इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए राहु जो है वो चौथे घर में होंगे, और मीन राशि चौथे घर में पड़ती है। यहाँ पर शनि को रिप्रेजेंट करेंगे। शनि वक्री है तीसरे घर में, तो पराक्रम तो आपका बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन भाई बहनों के साथ संबंध जो है, अपने से डाउनलाइन जो संबंध है उनके साथ थोड़ा सा समन्वय बना के चलें। और दूसरा अपने घर में भी, क्योंकि सुख स्थान में है राहु, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलत फहमियाँ पैदा कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। एक चीज़ और कहूँगा कि राहु अगर आपके अफ्लिक्टेड है, या फिर मतलब जब मंगल या शनि से दृष्ट है, या मंगल शनि के साथ बैठे हैं, तो आपको ये बहुत ख़राब रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके के ये परिणाम देते हैं। अगर ये एफ्लिक्शन में आ जाए तो नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये चीज़ आप अपनी कुंडली में ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए राहु बैठे हैं तीसरे घर में, पराक्रम स्थान में, और मकर राशि के स्वामी हैं शनि, दूसरे घर के भी स्वामी हैं शनि। तो यहाँ पर आपको धन के मामले में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, नए चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, नए तरीके मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, जैसे आपका पुरुषार्थ है उसमें आप नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं काम करने के, तो आपको वहाँ पर ये फ़ायदा देते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको तीसरे घर में जो है लाभ मिलता है। कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है आपकी। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राहु बैठे हैं दूसरे घर में। दूसरे घर में शनि के घर में होंगे। एक तो आपको अपनी वाणी पर ज़्यादा ध्यान देना है। वाणी ऐसी रखिए कि परेशानी ना हो, ना घर में हो ना बाहर लोगों के साथ हो, क्योंकि अगर आपकी वाणी खराब होती है तो उससे आपके रिश्ते खराब होते हैं। धन के मामले में ज़रूर आपकी ये इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन आपको फिर भी जो प्रॉमिसेस करते हैं लोगों से, उस पर आप ध्यान दीजिए कि जितना आप प्रॉमिसेस पूरा कर सकते हैं उतना ही प्रॉमिस करिए, क्योंकि ये राहु ज़रा बढ़ चढ़ कर बोल देते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी एम्बिशंस को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको धन में भी लाभ होगा, परिवार में भी और बाहर भी आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे। खाने पीने का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु कुछ ऐसे ही
भ्रम में डाल देता है कि आप कुछ भी खाएं, जैसे कि तामसिक फूड खाएं, मांसाहारी खाएं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों से अगर आप बच के रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए, मीन राशि में ही बैठे हैं, आपके पहले घर में ही बैठे हैं, तो मीन राशि में क्या होगा कि शनि के अगर नक्षत्र में हैं तो 11वें और 12वें घर के परिणाम देंगे। तो शनि क्योंकि वक्री हैं तो इस वजह से आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, कोई परिणामों में आपके परेशानियां आ सकती हैं। जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में, सोच समझकर आगे बढ़ें और अपने जो एम्बिशंस को है उसको ध्यानपूर्वक देखें कि कहाँ तक, किस ग्राउंड रियलिटी तक आप जा सकते हैं, क्योंकि शनि के नक्षत्र में आपको ये राहु भी बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं उड़ने देते। शनि देव की यही खासियत रहती है, आपको ग्राउंडेड रखते हैं। तो आप उतना ही करिए जितना आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है। तो अपनी सिचुएशन को देखते हुए उसका ध्यान रखिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और व्यायाम वगैरह करते रहिए ताकि बहुत अच्छे परिणाम मिलें। वो मेडिटेशन करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो राहु के मैंने परिणाम 12 राशियों के लिए बता दिए। फिर भी व्यक्तिगत रूप में अगर आपकी कुंडली में राहु किस कंडीशन में बैठा है उस पर डिपेंड करता है। और कोई अगर आपको व्यक्तिगत रूप में परेशानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या वैदिकप्रेडिक.com पर लॉगिन कर सकते हैं। राहु के लिए खासकर जो उपाय हैं वो यही हैं कि आप काल भैरव की पूजा करें, ये बहुत अच्छा है। या आप रुद्र देव की आराधना करें, वो भी, क्योंकि महादेव के आगे तो सब झुक जाते हैं और राहु भी उनके आगे बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी आराधना करें, उन्हें ज़रूर सोमवार को ज़रूर आप जाएं शिव मंदिर, जिससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने को मिलते हैं। और दूसरा छोटे मोटे और उपाय हैं, जैसे पक्षियों को बाजरा डालना, ये भी एक अच्छा उपाय है। साथ में सतनाजा का दान करना, ये भी एक अच्छा उपाय है। तो ये सब करिए जिससे आपको लाभ मिलता है। तो आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।